So, hello and welcome to the class. In this class, basically, we are going to see the solution of AIT 1 PCB paper, right? Basically, in this, we are going to see and solve all the important questions in which you are facing problems. ठीक है? तो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्लास हम लोगों का. इसमें हम लोग सारे जो भी ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें थोड़ा बहुत डाउट आ रहे थे, उनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास. ओके, चलो. सो पहला क्वेश्चन क्या था हम लोगों का? फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. ठीक है, तो ये बोहर मॉडल ऑफ एटम का क्वेश्चन है. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ना? तो हमें क्या निकालना है? डेल्टा ई निकालना है. ठीक है, चेंज इन एनर्जी. बोला है हाउ मच एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट से, यानी एन इज इक्वल टू वन है ये, और ये n इज इक्वल टू टू पे ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब हो गया n इज इक्वल टू टू. ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. तो यहाँ पे डेल्टा ई कितना आएगा? तो डेल्टा ई बेटा सिंपल सी कहानी है, दैट इज ई टू माइनस ई वन, यही आने वाला है. और हम सबको पता है फॉर्मूला ई टू और ई वन का क्या होता है फॉर्मूला. तो एनर्जी का फॉर्मूला पता था हम लोग को. अगर मैं ई टू के लिए बात करूं, ठीक है, E2 के लिए और E1 के लिए बात करूं, तो E1 का फॉर्मूला क्या होता था? -13.6, ठीक है, इंटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर. तो एन स्क्वायर तो वन ही हो जाएगा पहले के लिए. तो पहला कितना आ गया? -13.6. सेकंड कितना आ जाएगा भाई? E2. तो अगर मैं E2 की बात करूं तो ये आ जाएगा -13.6. जेड दोनों में हाइड्रोजन आइटम ही है. ये हो जाएगा टू का स्क्वायर मतलब आ गया 4. तो ये दोनों को अगर आप माइनस करो तो माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? दैट इज 4, और ये कैंसिल हुआ 3.4, राइट. तो ये आंसर आ जाएगा -3.4 एंड माइनस माइनस 13.6. माइनस माइनस बिकम प्लस, सो आंसर कम्स आउट टू बी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट करेक्ट आंसर था. ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है. चलिए, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 52. Which of the following sets of quantum number is correct for an electron in 4f orbital? तो इलेक्ट्रॉन कहाँ है? 4f में है. तो 4f का मतलब साफ साफ दिख रहा है, n की वैल्यू तो 4 हो गई, और l की वैल्यू कितनी होती है? 0 1 2 3. तो 0 होती है s के लिए, 1 होती है p के लिए, 2 होता है डी के लिए, और 3 होता है एफ के लिए. तो एफ के लिए क्या होना चाहिए? 3. तो N4 और एल की वैल्यू हमारी होनी चाहिए यहाँ पे 3. तो ऑप्शन देखो, N4 N3 कहाँ है? N4 N3 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ पे नहीं है, तो इन दोनों ऑप्शन को कैंसिल करो. यानी ए और सी में से कोई एक करेक्ट आंसर है. अब देखो नेक्स्ट भी चेक कर लेते हैं. एमएल. तो एमएल कितना हो सकता है भाई? तो एमएल हम लोगों का हो सकता है -3 से लेके +3 तक, जिसके अंदर -3 भी हो सकता है, -2, -1, 0, 1, 2 और 3. यही वैल्यू हो सकती है. 7 ऑर्बिटल आ गए हैं इसके. अब यहाँ पे देखो तो 1 है, यहाँ पे +4 है, तो 4 तो हो ही नहीं सकता ना. -3 टू +3 हो सकता है. तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 54 तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात हो रही है. यहाँ पे हमारे पास क्या क्या है? तो हमारे पास है यहाँ पे ऑक्सीजन है, सल्फर है, फ्लोरीन है और क्लोरीन है. तो ये है ग्रुप 16 और ये है ग्रुप 17. हमें पता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव ग्रुप 17 की सबसे ज्यादा होती है. But out of these, if I'm talking about fluorine and chlorine, which will show the more negative gain enthalpy. Obviously, it's supposed to be fluorine to show most electron gain enthalpy, but in actual, chlorine will show highest electron gain enthalpy negative. ठीक है, ऐसा क्यों होता है? It's an exceptional case because due to small size of fluorine, repulsion बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसके चलते इलेक्ट्रॉन ऐड करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, राइट. सो द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होना चाहिए था फ्लोरीन का, बट करता कौन है? क्लोरीन. तो सबसे ज्यादा तो हुआ क्लोरीन. ठीक है, क्लोरीन के बाद क्या आ जाएगा जल्दी बताओ? तो क्लोरीन के बाद हम लोगों का आ जाएगा फ्लोरीन. ठीक है, उसी तरीके से उसके बाद क्या आ गया? ऑक्सीजन और सल्फर में सल्फर का ज्यादा होगा, और फिर होगा ऑक्सीजन. यानी ये ऑर्डर हो गया, सबसे ज्यादा फ्लोरीन, उसके बाद फ्लोरीन, फिर सल्फर, फिर ऑक्सीजन. तो ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल ही करेक्ट है. ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 55 पे चलो. क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 55? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 55 ये हमसे कह रहा है using MOT to compare O2 plus and O2 negative species and choose the incorrect option. बोल रहा है कि MOT को यूज करके आप O2 प्लस और O2 नेगेटिव स्पीसीज है
उनको कंपेयर करो और इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करो, ठीक है। तो सबसे पहले देखो O2 प्लस, O2 का कितना होता है 16, और प्लस का मतलब कितना हो गया, एक माइनस करो तो कितना आ गया ये 15 इलेक्ट्रॉन। उसी तरीके से अगर O2 नेगेटिव की बात करूं तो 16 में एक प्लस कर दो तो ये आ गया 17। अब 15 के करस्पॉन्डिंग बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 14 का 3 होता था तो 15 का कितना होता है 2.5, ये बहुत बार हमने शेयर कर चुके हैं। 17 का कितना होता है, 14 का 3, 15 का 2.5, 16 का 2, 17 का 1.5, ठीक है। यानी बॉन्ड ऑर्डर O2 प्लस का ज्यादा है। तो O2 प्लस है हाइयर बॉन्ड ऑर्डर, तो ये तो इनकरेक्ट बोल दिया पहला ही, है ना। तो 55 का फर्स्ट ही इनकरेक्ट बोल रहा है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, हमें निकालना है चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। तो कह रहा है O2 प्लस हाइयर बॉन्ड ऑर्डर, तो O2 प्लस तो हाइयर बॉन्ड ऑर्डर है, ठीक है, सॉरी। O2 प्लस का तो हाइयर बॉन्ड ऑर्डर है, कितना है 2.5 है, तो बिल्कुल ज्यादा है। नेक्स्ट देखो, O2 नेगेटिव इज लेस स्टेबल, बिल्कुल O2 नेगेटिव लेस स्टेबल है, इसका बॉन्ड ऑर्डर भी कम है तो लेस ही स्टेबल है। O2 प्लस इज अ डायामैग्नेटिक वाइल O2 नेगेटिव इज ना पैरामैग्नेटिक। अब ये देखो, O2 प्लस को बोल रहा है ये डायामैग्नेटिक, नहीं O2 प्लस जो है वो भी क्या है, पैरामैग्नेटिक ही है। तो ये कहना बिल्कुल ही गलत है कि वो डायामैग्नेटिक है ना। तो ये दोनों ही पैरामैग्नेटिक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल हमारा गलत दे रखा है, ये सही है कि बोथ आर पैरामैग्नेटिक। तो ए बी और डी करेक्ट ऑप्शन है, गलत क्या था सी, हमने गलत ही पूछा था, ठीक है। चलो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। क्या बोला है 56 क्वेश्चन में कि इक्वेशन इज गिवन MnO4 प्लस C2O4 ट्वाइस नेगेटिव प्लस H प्लस गिव्स अस 7 प्लस 2 CO2 एंड H2O। करेक्ट सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ MnO4 नेगेटिव C2O4 ट्वाइस नेगेटिव एंड H प्लस आर रिस्पेक्टिवली। आपको सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो एकदम ये बैलेंसिंग का क्वेश्चन है, जो रेडॉक्स रिएक्शन में हम लोग बैलेंस करते थे, ठीक है। तो सबसे पहले बैलेंसिंग हम लोग कैसे करते हैं, तो इसके बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी होते हैं जिससे आप सीधा बैलेंसिंग कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे Mn किस में जा रहा है, +2 में जा रहा है ना, तो ये रहा 2MnO4 रिएक्ट विथ 16H प्लस, किसके साथ रिएक्ट करेगा 16H प्लस एंड 5 मोल ऑफ C2O4। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 2Mn+2 हो गया। CO2 यहाँ पे 10 ले लेते हैं, 10 कार्बन था तो, और H2O कितना हो गया 8 हो गया। तो बस इसी को कंपेयर करना है, तो शॉर्ट ट्रिक से भी निकाल सकते हो, अदरवाइज अगर आप चाहो तो लॉन्ग ट्रिक भी निकाल सकते हो जिसमें पूरा बैलेंसिंग करते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ अलग अलग करो एंड देन निकालो। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो गया, सबसे पहले देखो यहाँ पे MnO4 2 है, तो 2 वाले ऑप्शन हैं, और C2O4 5 है, तो 2 और 5, तो ये बी ऑप्शन सही हो गया, बाकी सारे इनकरेक्ट हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट बोला है द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम एंड द नंबर ऑफ लोन पेयर ओवर द सेंट्रल एटम इन POCl3। तो POCl3 का स्ट्रक्चर बना लो, सब दिख जाएगा आपको। तो ये होता है स्ट्रक्चर POCl3 का। तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे दिख रहा है 1 2 3 और 1 4, लोन पेयर तो एक भी नहीं है, तो 4 का मतलब क्या हो गया sp3। तो 4 का मतलब सीधा हो गया sp3, तो sp3 हो गया इसका हाइब्रिडाइजेशन, लोन पेयर यहाँ पे है नहीं। तो ऑप्शन देखो sp3 और 0 कहाँ है, यस, तो ऑप्शन सी इज बिल्कुल करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डिक्रीज इन, कौन से में टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डिक्रीज होता है, आपको ये बताना है। तो हम सबको पता है, अगर मैं एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करूं, है ना, यहाँ पे क्योंकि एडियाबेटिक कंप्रेशन और एडियाबेटिक एक्सपेंशन दो दे रखा है। तो एक होता है आपका कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलता है और एक में हीटिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। और कैसे समझोगे आप, ध्यान से समझो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या होता है, ΔU = Q+W। अब देखो, अब मैं बोलूं एडियाबेटिक है तो ΔU किसके इक्वल हो जाएगा, W के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप वर्क करोगे, ठीक है, अगर आप वर्क डन करोगे, तो आप ध्यान से देखना, ये है सिस्टम, है ना, ये है आपका सिस्टम। तो वर्क डन अगर आप करते हो तो उसको बोलते हैं वर्क ऑफ कंप्रेशन। तो अगर आप वर्क डन करोगे कंप्रेशन का तो ये पॉजिटिव होता है, हमने पता है। जब भी वर्क डन सिस्टम पे करते हैं तो पॉजिटिव, जो सिस्टम हम पे करता है तो नेगेटिव। तो वर्क डन जब हम सिस्टम पे करते हैं तो पॉजिटिव, यानी वर्क बढ़ा, इसका मतलब ΔU भी बढ़ा। और ΔU किसका फंक्शन होता है, वो फंक्शन होता है सिर्फ टेम्परेचर का। यानी ΔU बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। यानी ड्यूरिंग कंप्रेशन तो हीटिंग इफेक्ट मिलता है, यानी ड्यूरिंग एक्सपेंशन क्या मिल जाएगा, कूलिंग इफेक्ट। कैसे, क्योंकि एक्सपेंड करोगे तो वर्क डन नेगेटिव हो गया, वर्क डन नेगेटिव हुआ तो ΔU भी डिक्रीज हुआ, ΔU डिक्रीज का मतलब टेम्परेचर कम हुआ। मतलब एडियाबेटिक एक्सपेंशन का जो केस होगा, वहां पे हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा बेटा, वहां पे हम लोगों को देखने को मिलता है कि ये क्या है, कि ये हम लोगों का कूलिंग इफेक्ट शो कर, ठीक है। तो इस हिसाब से आप याद कर सकते हो। क्लियर है ये चीज।
चलो नेक्स्ट चलते हैं 59 क्वेश्चन पे। बेस्ड ऑन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है? तो आइसोकोरिक में हम सबको पता है, डेल्टा यू ही लिख लेते हैं ना फटाफट फर्स्ट लॉ को। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। अब हम सबको पता है कि आइसोकोरिक मतलब वर्क डन जीरो, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है। तो इसमें डेल्टा यू है वो तो क्यू के इक्वल होगा, इसमें माइनस क्यू बोला है, तो हमें पूछा है विच ऑफ करेक्ट, तो ये तो इनकरेक्ट है। सेकंड देखो, एडियाबेटिक प्रोसेस में क्यू जीरो हो गया तो डेल्टा यू इज इक्वल टू अगेन एडियाबेटिक प्रोसेस क्यू जीरो, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू हुआ, तो ये भी गलत बोल रहा है। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस में ना डेल्टा यू जीरो हो जाता है बिकॉज यू इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, तो इस केस में क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू होगा, तो ये भी गलत दे रखा है। अब देखो लास्ट साइक्लिक प्रोसेस के लिए, तो ये सही बोला है बेटा साइक्लिक प्रोसेस के लिए, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, स्टेट फंक्शन होता है ना, साइक्लिक प्रोसेस। तो फॉर द साइक्लिक प्रोसेस डेल्टा यू कितना हो जाएगा, डेल्टा यू जीरो। डेल्टा यू अगर जीरो हो गया तो उसमें क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू लिख सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल सही है, बाकी सारे ऑप्शन गलत। चलो मूव टू द क्वेश्चन नंबर 16, क्या बोला है? तो आपको ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एंथैल्पीज के ऊपर क्वेश्चन दे रखा है। यू हैव टू कैलकुलेट द एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ इथाइन, ठीक है। आपको एंथैल्पी फॉर्मेशन इथाइन का यहाँ पे निकाल के दिखाना है, ठीक है, कि एंथैल्पी फॉर्मेशन इथाइन का क्या होता है। डन। चलो तो देखते हैं फटाफट एक बार। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो हमें दे रखा है 2C+2O2 गिव्स अस 2CO2, उसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू दे रखी है। H2+12O2 H2 मिल रहा है, उसके लिए भी डेल्टा एच दे रखा है। C2H2 का फिर 5/2O2 के साथ करा रहे कंबस्शन, तो उसके लिए भी CO2 दे रखा है। हमसे बोला है कि आप मुझे बताइए एनथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ इथाइन क्या होगा। तो सबसे पहले देखो एम क्या है अपना, तो एम क्या है अपना, एम है हम लोगों का क्या कैलकुलेट करना। तो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ इथाइन। तो इथाइन कैसे बनेगा, तो सिंपल सी बात है भाई, सी ले लो, कितना सी ले लो, 2C ले लो, और यहाँ पे अगर आप H2 ले लो, है ना, H2 ले लो, तो क्या बन जाएगा, C2H2। तो यहाँ पे आराम से बन जाएगा हम लोग का C2H2। तो इस तरीके से हम लोग इथाइन को अपना बना सकते हैं। तो ये कहानी तो साफ साफ समझ आ रहा है। अब देखो ये वाला काम कैसे हो सकता है, यहाँ पे इन सभी इक्वेशंस को ध्यान से देखो, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि 2C इधर दिखाई दे रहा है और H2 यहाँ दिख रहा है ना, और C2H2 उधर चाहिए। यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 नाम दे दिया इसको, और इसको 3 नाम दे दिया। तो देखो 2C भी मुझे इधर ही दिख रहा है, लेफ्ट हैंड साइड ही चाहिए। H2 भी लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा है, वो भी उधर ही चाहिए, दोनों है। C2H2 लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा है, पर उसको राइट हैंड चाहिए, तो हम राइट हैंड उसको ले जाएंगे, यानी उस इक्वेशन को माइनस कर देंगे। यानी अगर यहाँ पे मैं ये करूं कि इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 और उसमें से माइनस कर दूं इक्वेशन 3, ठीक है, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 और उसमें से माइनस कर दो इक्वेशन 3 को, तो क्या आ जाएगा बताओ। तो इक्वेशन 1 में देखो क्या है, 2C+2O2 प्लस H2 प्लस हाफ O2 माइनस C2H2 माइनस 5/2O2, हो गया। अब राइट हैंड साइड चलें, तो राइट हैंड साइड में देखो क्या है, 2CO2+2H2O माइनस 2CO2 से 2CO2 कैंसिल, और 2 और ये कितना हो गया, 3/2O2, 2 और आधा कितना हो गया, 2.5O2, तो 2.5O2 से ये पूरा 2.5O2 कैंसिल हो गया। तो ये देखो 2C बचा, H2 बचा, C2H2 जाके मेरा उधर चला गया, समझ आया, C2H2 इधर चला गया। अच्छा यहाँ पे H2O भी था बेटा, उसको भी लिख लेते हैं, -H2, तो H2 भी कैंसिल। तो देखो ना जो चाहिए था वही तो मिला हम लोग को, जो एम था हमारा वही एम एग्जैक्टली मिल गया इस इक्वेशन को करने पे, यही तो एम था ना, दिस इज व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट, राइट। सो जस्ट पुट द वैल्यूज ऑफ एंथैल्पी इन दिस इक्वेशन। सो इक्वेशन 1 की एंथैल्पी कितनी है, दैट इज 786.4। नाउ नेक्स्ट एंथैल्पी दैट इज इक्वेशन 2 -285.8, okay, and then you have to subtract this, that is -1297, राइट। सो इसको सॉल्व करो, तो व्हाट द वैल्यू कम्स आउट टू बी, सॉल्व करने पे एकदम एग्जैक्टली वैल्यू आ जाएगी 224, राइट। तो 224.8 किलो जूल इज द करेक्ट आंसर, तो प्लस का आएगा 224, वो हम लोगों का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को क्या है। ये तो सबको समझ आ गया होगा आई गेस, है ना, सिंपल क्वेश्चन था एकदम, राइट। तो आराम से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। चलो, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। ओके, बोला है द yield ऑफ द प्रोडक्ट इन द रिएक्शन वुड बी हायर एट, तो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल पे पूरा क्वेश्चन बेस्ड है और बोल रहा है कि कब ज्यादा मिलेगा। तो देखो सिंपल सा कहानी है। तो ली चैटलियर में क्या देखते थे, टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन। इस क्वेश्चन में सिर्फ टेम्परेचर और प्रेशर के टर्म्स में हमसे पूछ रहा है। तो ध्यान से देखो, हेयर इन रिएक्टेंट साइड वी हैव 1 मोल ऑफ गैस, हेयर 2, टोटल 3 मोल ऑफ गैस। यानी रिएक्टेंट साइड कितने मोल है, 3। और प्रोडक्ट साइड कितने मोल है बेटा, 1 मोल है। ठीक है। तो रिएक्टेंट साइड 3 मोल है और प्रोडक्ट साइड कितने मोल है हमारे पास, सिर्फ 1 मोल है। ये चीज क्लियर हुआ। चलो, यानी अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, यानी प्रोडक्ट के साइड। ये हमारे लिए फेवरेबल कंडीशन है, यानी इसके लिए हाई प्रेशर फेवरेबल कंडीशन है। अब टेम्परेचर इसमें देखो प्लस का है, प्लस क्यू है। तो प्लस क्यू का मतलब क्या हो गया, प्लस क्यू का मतलब ही ये हो गया कि इस वाले इक्वेशन को, ये कौन सा रिएक्शन है ध्यान से देखो। तो फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है वो एक्सोथर्मिक होता है। और अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल अगर आप देखो, है ना, तो यहाँ पे क्या बोल सकते हो बेटा, ध्यान से देखो कि अगर जब भी किसी रिएक्शन में हीट पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पे क्या दे रखा है, पॉजिटिव दे रखा है, ठीक है, प्लस क्यू दे रखा है। तो ली चेटलेट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग लोअर इज द टेम्परेचर ग्रेटर वुड बी द यील्ड, है ना, क्योंकि पहले से ही प्लस क्यू है। तो प्लस क्यू हीट दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि आप हीट को कम रखोगे, टेम्परेचर को। यानी लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर इज द फेवरेबल कंडीशन। तो लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर कहाँ है, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ऑप्शन सी, ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो इस चीज को हम लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। समझ आया क्या, जल्दी बताओ, क्लियर है, इज दिस क्लियर टू एवरीवन, डन। चलो, ठीक है। नाउ अब देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है आपसे, क्वेश्चन नंबर 62। ये बोल रहा है कि द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज दिस, है ना, केसी की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, 0.008, दिस इज द वैल्यू ऑफ केसी, ठीक है, केसी की वैल्यू दे रखी है। द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज फॉर दिस रिएक्शन, आपको बोला है कि स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज बताइए कितना होगा। तुम सबको पता है डेल्टा जी का केसी के टर्म में फॉर्मूला, कि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 आर टी, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका लॉग केसी। तो बस सिंपल है, -2.30 को 2.303 रखो, आर की वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दो, दैट इज 8.314। टेम्परेचर कितना है भाई, तो 300, और ये लॉग केसी की जगह पुट कर दो 0.008। बस इतने को ही सॉल्व करना है बेटा। तो जैसे ही सॉल्व करोगे आपका वैल्यू सीधा निकल के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। कितना निकल के आएगा, देखो ये सब तो आप सॉल्व कर लोगे, मैं थोड़ा सा लॉग बता देता हूँ कैसे सॉल्व करोगे। बिकॉज लॉग वी हैव 0.008, राइट। सो हाउ वी कैन सॉल्व दिस वैल्यू, वी कैन सॉल्व ना, ऐसे कर सकते हैं, 8 डिवाइडेड बाई 1000, कोई दिक्कत नहीं। नाउ इसको आप ऐसे लिख सकते हो, log 8 माइनस log 1000। log 8 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, log 2 की पावर 3। और इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, log 10 की पावर 3। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं यार। और फिर ब्लॉक की क्या प्रॉपर्टी होती है, दिस इज 3 log 2 एंड दिस इज 3 log 10। नाउ 3 का 3 रहा, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, इतना सबको याद होता है log 2 की वैल्यू। और log 10 होता है 1। तो बस इसने को ऐसे सॉल्व करना था। बाकी रेस्ट 2.303 to 8.314 into 300 आप इजीली सॉल्व कर लोगे। सो ऑन सॉल्विंग यूल गेट द वैल्यू लाइक 11.96 किलो जूल। चलो, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 को देखते हैं क्या है, क्या 64 क्वेश्चन हम लोगों को बोल रहा है, ध्यान से देखना, ठीक है।
ओके, सो द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, राइट, इसमें पूछ रहा है आपसे कि आप मुझे बताइए द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड इज, किसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड आपका कौन सा है, राइट। सो देखो, वी हैव अ फिनॉल, वी हैव अ बेंजोइक एसिड, वी हैव अ नाइट्रो group here. In case of benzoic acid, that is 4 nitrobenzoic acid, and we have a benzyl alcohol. So out of these they are asking सबसे ज्यादा कौन होगा, तो we all know carboxylic acid is always a stronger acid corresponding to alcohol, and NO2 being an electron withdrawing group increase the acidity of overall compound। यानी देखो अल्कोहल तो कम होंगे ही होंगे, COH ज्यादा है, लेकिन NO2 ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो एसिडिटी को और बढ़ा देगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, ये डी। ठीक है, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 65। इसमें क्या पूछा है, द CH एंड CC बॉन्ड इन इथेन आर फाउंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ओवरलैप। ठीक है, ठीक है, so the CH bond and the CC bond in ethane, right? The CH bond and the CC bond in ethane are formed by which of the following types of overlap they are asking। ठीक है, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लें किसका, इथेन का। क्या होता है स्ट्रक्चर बेटा, सिंपल, H we have, here we have also one H। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे, तो द CH बॉन्ड में कैसा हाइब्रिडाइजेशन है, ध्यान से देखो। तो CH बॉन्ड में कैसा हाइब्रिडाइजेशन है, दिख रहा है साफ साफ। एक देखो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा ये, एक सिंगल बॉन्ड आ रहा है, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, है ना। तो अगर मैं CH बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं, तो सिंपली, और यहाँ पे कार्बन कार्बन हाइब्रिडाइजेशन भी देख लो, तो ये कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, चार बॉन्ड, मतलब कितना हाइब्रिडाइजेशन है, sp3। ठीक है, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड में कैसा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3। उसी तरीके से अगर आप देखो यहाँ पे, क्या पूछा था, कार्बन हाइड्रोजन में, तो कार्बन हाइड्रोजन में कैसा है ओवरलैप, तो ये आपका P हो गया, और ये आपका क्या हो रहा है, आपका S हो रहा है। तो किस कौन से टाइप का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा बेटा यहाँ पे, जल्दी बताओ। तो यहाँ पे एकदम सिंपल सा हाइब्रिडाइजेशन है जो हम लोग का निकल के आ रहा है, कितना निकल के आ रहा है, यस, ठीक है। तो बिल्कुल यही वैल्यूज हमारी निकल के आएगी, दैट इज sp3s एंड sp3 ठीक है, sp3s एंड sp3 ये हम लोग का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे हो जाएगा। समझ आया क्या आप लोगों को, एक बार क्विकली बता दूं, ठीक है, किस तरीके से, देखो, हियर वी हैव अ S ओनली, एंड दिस इज C एंड C के बीच sp3 हो रहा था, sp3s टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन वी हैव। ठीक है, सो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलो, मूव टू क्वेश्चन नंबर 66। विच एलिमेंट हैज द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन ग्रुप 13, तो ग्रुप 13 में सबसे ज्यादा लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, तो ऑब्वियसली एल्यूमिनियम, बिकॉज वो मेटल है, तो एल्यूमिनियम इज द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, नॉट मच टू डिस्कस अबाउट दिस क्वेश्चन, बहुत सिंपल। Which of the following statement is incorrect? They are asking. That is, the sigma molecular orbital are symmetrical around the bond axis, while the pi molecular orbital are not symmetrical. So they are asking कि कौन सा सही है। तो this statement is very much correct. Now the bonding molecular orbital lower in energy is compared to that, ये भी सही है। That is, MO नीचे बनाते हैं, AMO ऊपर बनाते हैं, एंटी बॉन्डिंग का रिपल्शन होता है, तो एनर्जी उसकी ज्यादा होती है। Now the total energy of the two molecular orbital is same as that of the two original orbital, ये भी सही है। यानी सी ऑप्शन ही गलत होगा। लेट्स सी क्या है, द पाई स्टार, दैट इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हैज नो नोड बिटवीन द न्यूक्लियाई, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, दे हैविंग अ नोड बिटवीन द न्यूक्लियाई, तो ये गलत स्टेटमेंट बोल रहा है। चलो, 68 क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या बोला है, द परसेंटेज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड आर 40%, 13.3% एंड 46.7% रिस्पेक्टिवली, देन इंपेरिकल फॉर्मूला इज। आपसे पूछा है कि फिर आप मुझे बताइए कि इसका इंपेरिकल फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा, अगर परसेंटेज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड में इतना इतना है। तो चलो, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन विच इज टोटली बेस्ड अपॉन द empirical and molecular formula। तो एक बार कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, कि हाउ विल यू कम, हाउ द वैल्यू इज डेराइव। ठीक है, देखो, सो हेयर वी हैव अ कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन।
percentage is given, that is a 40%, 13.3%, 46.7%. Atomic number of carbon is also known, that is 12. हाइड्रोजन का हो गया 1, नाइट्रोजन का हो जाएगा 14. राइट, डिवाइड कर दो सबको. तो दिस इज 14 डिवाइडेड बाई 12, 13.3 divided by 1, 46.7 divided by 14. So values comes out to be, that is 3.33. ये तो 13.3 आएगा. This is also comes out to be 3.33. तो which is the smaller value? Obviously 3.33. इससे डिवाइड कर दो सबको. तो सबको अगर डिवाइड कर दो 3.33 से सबको, तो ये आ गया पहला वाला 1, ये भी आ गया 1, एंड 3.33 और ये लगभग ऑलमोस्ट 4 आ गया. तो फॉर्मूला कम्स आउट टू बी C1H4 और N1. सो दिस इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला. ठीक है, सो CH4N1, तो कौन सा हो गया भाई? ऑप्शन सी, CH4N1. ठीक है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 69. The correct stability order of the following resonance structure is. So in this here they are asking what is the correct stability order of the following resonance structure, कि सबसे ज्यादा किसका स्ट्रक्चर है. तो we know one trick behind this. Generally lower is the charge separation, greater is the stability of the resonance structure. ठीक है, always remember this thing. Lower is the charge separation, जितना charge separation lower होगा, greater is the stability of the resonating structure. Now, the stability of the canonical structure are decided by the following factors. First, that is the neutral structure are more stable. जो neutral होते हैं सबसे ज्यादा stable होंगे. Now, the greater number of covalent bond, greater the stability. Structure with the negative charge on the more electronegative atom will be more stable, and the charge separation, like charges should be at the maximum distance. तो इन सबको पॉइंट में अगर आप ध्यान से रखो तो which one is the most stable? दैट इज द फर्स्ट वन. ठीक है, सबसे ज्यादा स्टेबल ये फर्स्ट हो गया, इसमें बहुत ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड है मैक्सिमम. तो दिस इज द फर्स्ट. देन आएगा बेटा हम लोगों का थर्ड वन, इसमें भी बहुत ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड है. ठीक है, और यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है उसमें नेगेटिव चार्ज जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे भी है. ठीक है, फिर आ जाएगा आपका 2 और सबसे कम होगा 4. ठीक है, सो दीज आर द करेक्ट सीक्वेंस 1, 3, 2 एंड 4. तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया भाई? 1, 3, 2, 4, या ऑप्शन बी करेक्ट है. चलो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The IUPAC name of the given compound is. So they are asking what is the IUPAC name of the given compound. So compound here we have. ठीक है, एंड वी हैव टू नेम दिस कंपाउंड. तो क्या नाम होगा इसका, ध्यान से समझो. सो सबसे पहले देखो, द लॉन्गेस्ट हाईली सब्स्टिट्यूट चेन इज प्रोपेन, एंड आईयूपीएसी नेम क्या हो जाना चाहिए इसका. देखो, तो हियर वी हैव अ फंक्शन ग्रुप जिसमें लगा होता है. ऑलवेज कंसीडर द वर्ड रूट और मेन चेन एज दोस चेन विच कंटेन द फंक्शनल ग्रुप. तो यहीं पे फंक्शनल ग्रुप है, दैट इज 1, 2 एंड 3. राइट, सो दिस विल बिकम 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, प्रोपेन, 1 ऑल, प्रोपेनॉल हो गया. और 1 पे एक और ग्रुप लगा है, दैट इज क्या हुआ, बेंजीन को क्या बोलते हैं, दैट इज फिनाइल. सो करेक्ट नेम इज 3 ब्रोमो, 1 फिनाइल प्रोपेनॉल. ठीक है, 3 पे ब्रोमो है, 1 पे फिनाइल है, एंड प्रोपेनॉल, प्रोपेन 1 ऑल. तो 3 ब्रोमो, 1 फिनाइल, प्रोपेन 1 ऑल, यानी ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल इसका सही हो गया. चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. द प्रीडोमिनेंट प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज, देयर आस्किंग किसका प्रीडोमिनेंट प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे क्या होगा. तो सिंपल सा है, ये एडिशन रिएक्शन का है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज CH2. हेयर वी हैव Br. अगेन यहाँ पे क्या हो गया, CH. Again यहाँ पे CH and CH2 and Br. So at the low temperature, that is the 0 degree Celsius, it gives 1,2 addition product. ठीक है, 1,2 addition product देता. But यहाँ पे the addition to the conjugate diene बना है 40 degree Celsius पे, and it will give 1,4 addition product, that is thermodynamic product. ठीक है, तो क्या मिल गया हम लोगों का, कौन सा सही हो गया, 1,4. तो देखो 1,4 कहाँ ऑप्शन में, या 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट 2 इन इज द करेक्ट. ठीक है, चलो बेटा ये देखो 72. सो दे आर आस्किंग व्हाट इज एक्स एंड वाई इन दिस रिएक्शन. ठीक है, एक्स और वाई यहाँ पे क्या होगा. तो देखो दिस इज अ वेरी सिंपल रिएक्शन, इसका हाइड्रोलिसिस किया है ना. एल्कीन का हाइड्रोलिसिस कर रहे हो, तुम सबको पता है OH OH लग जाता है जब भी आप हाइड्रोलिसिस करोगे. तो यहाँ पे क्या लग जाएगा एक्स में, CH3 और OH. यानी देखो H3O था ना, तो ये ऐसे होगा OH और एक H प्लस. तो एक H प्लस लग गया तो CH3 बन जाएगा और OH चला गया एक जगह.
तो ये एक तो प्रोडक्ट आपको साफ साफ दिख रहा है कि साइक्लोहेक्सेनॉल को किया तो CH3 और OH, एक तो ये बन गया, ये हमारा क्या होगा एक्स, ये एक्स प्रोडक्ट है। और वाई क्या होगा भाई, क्योंकि आपने इसको ट्रीट कर दिया H2O2 BH3 और इसके साथ, तो हमें पता था ना कि ये कौन सा रिएक्शन होता था। देखो दोनों बगल क्या है, सेम ही चीज है, बस ध्यान क्या रखना है, एक में हो रहा है आपका कौन सा, एंटी मार्कोनिक रूल लगा रहे हैं और एक में मार्कोनिक रूल लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है एसिडिक, एसिडिक कैटेलाइज, कैटेलाइज रिएक्शन, ठीक है। तो एसिडिक कैटेलाइज रिएक्शन जब हम कराते हैं तो ये होता है। तो ये हो गया मार्कोनिक रूल लगा के या एंटी मार्कोनिक रूल लगा के। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हम लोगों का, एकदम सिंपल, दैट इज CH2OH। तो CH2OH और CH3, यानी ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो गया है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 73 पे चलते हैं। टू मिथाइल ब्यूटेन ऑन रिएक्टिंग विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। क्या बोल रहा है ये कि आपके पास है टू मिथाइल ब्यूटेन, तो लिखते हैं टू मिथाइल ब्यूटेन को, so here we have a CH3, CH, CH2 and CH3, this is a butane, टू पे मिथाइल लगा देते हैं, तो दिस इज टू मिथाइल ब्यूटेन। और इसको जैसे इसका हमने रिएक्शन कराया सनलाइट में Br2 के साथ, क्या मिला होगा, CH3 का CH3, ये C रहा, ये रहा आपका Br, अगेन मिल गया आपको CH2, ये मिला आपको CH3 एंड CH3। तो क्या मिल जाएगा प्रोडक्ट, हमें ये प्रोडक्ट मिल गया है, दैट इज टू ब्रोमो टू मिथाइल ब्यूटेन। तो टू ब्रोमो कहाँ गया, टू ब्रोमो टू मिथाइल ब्यूटेन, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। चलो क्वेश्चन नंबर 74 पे चलते हैं। इफ 30 ml ऑफ H2 एंड 20 ml ऑफ O2 react to form water, what is left at the end of the reaction, they are asking, ठीक है। आपसे बोल रहा है कि अगर 30 ml H2 लिया हमने और 20 ml हमने O2 लिया और रिएक्ट करके वाटर बनवाया, तो व्हाट इज लेफ्ट एट द एंड ऑफ दिस रिएक्शन, कि क्या बचेगा एंड ऑफ दिस रिएक्शन, ठीक है, ये आपको बताना है। तो देखो ध्यान से यहाँ पे, here we have a 2H2, here we have a O2, तो क्या मिला, 2H2O, 2H2O मिला। यानी यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, दो वॉल्यूम हाइड्रोजन का और एक वॉल्यूम यूज किया है O2 का, ठीक है। तो हमें क्या मिला यहाँ पे, 2H2O मिला। क्या मिला है बेटा, 2H2O, डन। तो टू वॉल्यूम इसका और एक वॉल्यूम इसका, यानी अकॉर्डिंग टू दिस एवोगेड्रो लॉ, stoichiometry can be understood in the terms of volume as well as the number of moles of gas which is directly proportional to its volume। यानी दो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एक वॉल्यूम ऑफ O2 के साथ रिएक्शन कर रहा है टू गिव वाटर। सो अगर यहां से ध्यान से समझो, अगर 30 ml, यहां लिख रहा हूं मैं, अगर 30 ml H2 रिएक्ट कर रहा है तो 15 ml of O2 के साथ ही तो रिएक्ट करेगा, क्योंकि दो वॉल्यूम को सिर्फ एक वॉल्यूम चाहिए। तो यानी 30 ml अगर H2 है तो उसको कितना चाहिए होगा, 30 ml H2 रिक्वायर ओनली 15 ml of O2, बट हेयर वी हैव अ 20 ml of O2, तो O2 ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 5 ml of O2 यहाँ पे ज्यादा है। तो व्हाट इज लेफ्ट एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, 5 ml of O2, है ना। तो 5 ml of O2 बच जाएगा एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। What is the mass of the precipitate formed when the 50 ml of 16.99% weight by volume solution of AgNO3 mixed with the 50 ml of 5.8% weight by volume NaCl solution? और वो कि कितना मास ऑफ प्रेसिपिटेट यहाँ पे बनेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू राइट द रिएक्शन, so here we have AgNO3, this AgNO3 react with NaCl, right? So AgNO3 react with NaCl to form AgCl plus next क्या बन गया, NaNO3। now in this question they are asking what mass of precipitate form, तो AgCl is the precipitate here, right? This is the precipitate, इसका मास निकालना है। when the 50 ml of 16.9% weight by volume, तो initially the values is given, इनिशियल, तो इनिशियल क्या वैल्यूज गिवन है बताओ AgNO3 का। तो सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 मिक्स विद 50 ml ऑफ NaCl सॉल्यूशन, तो AgNO3 का कितना दे रखा है, 50 ml ऑफ 16.99% और NaCl का भी दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले एक बात बताओ मेरे को यहाँ पे, 16.9% AgNO का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 16.9 ग्राम AgNO3 है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में, है ना, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में, समझ आ गया। तो 16.9 ग्राम कितने में है, 100, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन।
ठीक है, तो मुझे बताओ 50 ml में कितना हो जाएगा, इसका आधा कर दो। तो 8.45 ग्राम हो जाएगा 50 ml। डन। नाउ इज मिक्स विद द 50 ml ऑफ 5.8%। तो 50 ml ऑफ 5.8% भी यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, 50 ml ऑफ 5.8% भी हमें दे रखा है। सिमिलरली 5.8% ऑफ NaCl है 100 ml में, तो 2.9 ग्राम हो जाएगा 50 ml में, है ना। तो वो कितना हो जाएगा, 2.9 ग्राम हो जाएगा 50 ml। ठीक है, क्योंकि दोनों का 50 ml बोला है ना, तो 50 ml में इतना हो गया। अब देखो बेटा, मोल कैसे निकाल सकते हैं, तो मास को डिवाइड कर दो। ठीक है, मास को डिवाइड कर दो मॉलिक्यूलर मास से, तो मोल निकल जाएगा। तो मास कितना है, AgNO3 का है 8.45, AgNO3 का मॉलिक्यूलर मास कितना है 170। सिमिलरली NaCl का क्या है भाई, NaCl का है 2.9, और मॉलिक्यूलर मास कितना होता है सबको पता है 58.5। ये कितना बन रहा है, यही तो पूछा है यहाँ पे, है ना। तो ये हमारा हुआ कितना, 0.05 मोल। 0.05 मोल, उस समय ये जीरो बन रहा है, यानी बाद में क्या होगा, ये कितना बन जाएगा, तो ये बन जाएगा एट टाइम कुछ समय के बाद 0, 0, ये पूरा रिएक्शन इधर आ गया, तो 0.05 मोल बने। ठीक है, 0.05 मोल ये और 0.05 मोल NaN होते, तो उसकी तो बात ही नहीं हो रही है। तो 0.05 मोल को ग्राम में कन्वर्ट कर दो, तो 0.05 मल्टीप्लाई कर दिया उसके मॉलिक्यूलर मास, जो कि कितना है 143.5। तो आंसर कितना आ गया, 7 ग्राम के अप्रोक्स। तो 7 ग्राम इज द करेक्ट आंसर बी। क्लियर है। चलो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 76। द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स आर गिवन। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ NH3 बाय ऑक्सीजन टू गिव N, ये आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू गिवन है, 1/K1 K2 जो भी है। तो सबसे पहले देखो, हमें पता है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ NH3 बाय ऑक्सीडेशन बाय ऑक्सीजन टू गिव NO। अब देखो इस रिएक्शन को, K1 गिवन है जब N2 और 3H2 मिल रहा है, इसको अगर मैं उल्टा लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ये प्रॉपर्टी होती है कि जब हम इसको रिवर्स करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये N2 प्लस 3H2 ये कितना हो जाएगा, 1/K1। ठीक है, K1 कितना हो गया, 1/K1 के इक्वल आ गया। उसी तरीके से ये देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3H2 + 3/2 O2, तो ये क्या हो जाएगा 3H2। तो ये इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया है, तो ये क्या हो गया K3 की पावर 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, अब K2 में मैंने क्या किया है, K2 में मैंने N2 + O2 सेम टू सेम रहने दिया 2NO। तो ये क्या मिला हम लोगों को K2। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए ऑक्सीडेशन NH3 का करना है। तो ये रहा NH3, इसका कर दो आप 5/2 O2 के साथ ऑक्सीडेशन, तो क्या मिलेगा 2NO + 3H2। ठीक है, 2NH3 कर दो। नाउ अब ये बन गया हमारा, तो इसके लिए K क्या हो गया, क्या करेंगे तो ये आ जाएगा, कुछ मत करो, K2 ले लो, K3 का क्यूब ले लो और डिवाइडेड बाई K1 कर दो, तो इससे हमारा ये वैल्यू पूरा आ जाए। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन हुआ, K2, K3 और K1, यानी डी बिल्कुल करेक्ट हो गया। सो दीज ये क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व कैसे हुआ है, बाय द यूजिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसमें हम किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरी वैल्यू में मल्टीप्लाई हो जाता है, अगर रिएक्शन को रिवर्स कर देते हैं तो 1/, हो जाता है। तो उसी को यूज करके हमने ये बनाया। नेक्स्ट देखो बेटा, द एंथैल्पी वेपराइजेशन ऑफ बेंजीन इज +35.3 किलोजूल पर मोल एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। व्हाट इज द एंट्रोपी चेंज इन दिस ट्रांजिशन। तो फॉर्मूला सिंपल सा फॉर्मूला है कि डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी, और ये बॉइलिंग पॉइंट है तो टीबी, है ना। डेल्टा एच अब कितना है, तो डेल्टा एच यहाँ पे गिवन है साफ साफ, दैट इज 35.3, और ये कितना है भाई, ये हो जाएगा 353। तो ये कितना आ गया 0.1 जूल, ये किलो जूल में आया पहले, 0.1 किलो जूल मोल कैलविन। तो जूल में कितना आ जाएगा भाई 100। तो कौन सा करेक्ट आंसर हो गया, +100। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द करेक्ट अरेंजमेंट फॉर द आयंस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रेडियाई। ठीक है, रेडियाई के हिसाब से आपको इसको अरेंज करना है। व्हाट इज द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द आयंस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रेडियस। तो ध्यान से देखो भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ध्यान से अगर मैं देखूं तो कैल्शियम, सल्फर और पोटेशियम, तो सल्फर पे -2 चार्ज है, सबसे बड़ा ये होगा बिकॉज सेम, और सबके सबके पास 10-10 इलेक्ट्रॉन है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो जिसपे जितना नेगेटिव चार्ज है वो उतना बड़ा साइज में होगा, सल्फर सबसे बड़ा होगा -2। उसके बाद कौन होगा,
के प्लस और फिर कैल्शियम, तो बी ऑप्शन करेक्ट। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, डिपेंड टेम्परेचर पे कौन करता है, मोलैरिटी। मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, वेट परसेंटेज, जितने भी मास वाले टर्म है सभी इंडिपेंडेंट होते हैं। 80 क्वेश्चन देखो, इफ द मोलैरिटी ऑफ द reduced सॉल्यूशन इज डबल द वैल्यू ऑफ द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, तो केएफ की वैल्यू जो होती है ना, या केबी की वैल्यू जो मोलर एलिवेशन और मोलर डिप्रेशन में होती है, वो बेटा हमेशा क्या होता है, वो कभी नहीं बदलता है। ठीक है, वो कभी भी नहीं बदलता, वो वैल्यू एज इट इज रहती है, सेम टू सेम। ठीक है, तो केएफ और केबी की वैल्यूज में कभी भी चेंजेस नहीं होते हैं, कुछ भी हो जाए। इसीलिए वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है सॉल्वेंट पे, कि सॉल्वेंट आपने क्या यूज किया है, वो मोलैलिटी पे डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड ओनली ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। तो क्या बोलेंगे, रिमेन अनचेंज। ठीक है, अनचेंज रहेगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। फॉर द डाइल्यूट सोल्यूशन रॉल्स लॉ स्टेट दैट, रॉल्स लॉ क्या बोलता था भाई डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए, अकॉर्डिंग टू द रॉल्स लॉ द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, यानी द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, यानी भी ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो 82 पे चलते हैं। बोला है इफ फॉर सुक्रोज सॉल्यूशन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज 0.1 डिग्री सेल्सियस, यानी डेल्टा टीबी दे रखा है, डेल्टा टीबी दे रखा है आपको 0.1 डिग्री सेल्सियस, व्हाट विल बी द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ NaCl सॉल्यूशन फॉर द सेम मोलर कंसंट्रेशन assuming NaCl अंडरगो कंप्लीट डिसोसिएशन। ठीक है, तो बोल रहा है इसके लिए क्या होगा, तो बस 2 से मल्टीप्लाई कर दो 0.1 को, तो कितना हो जाएगा 0.2। क्यों किया, बिकॉज सुक्रोज तो नहीं टूटा, बट NaCl टूट के Na प्लस और Cl बनाएगा, यानी N की फैक्टर यहाँ पे कितना आ गया, 2। तो यहाँ से आप वेंटो फैक्टर देखोगे तो आई लग जाएगा, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। और पूरा फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू एम इंटू आई, तो के बी और एम तो सेम था, आई 2 आ गया, इसलिए 0.2 हो जाएगा। समझ आया क्या। चलो नेक्स्ट 83। इन द मिक्सचर ऑफ ए एंड बी कंपाउंड शो नेगेटिव डिविएशन, नेगेटिव डिविएशन का मतलब क्या है, नेगेटिव डिविएशन का मतलब ये होता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का वो ज्यादा हो गया, इसीलिए वेपर कम बन रहा है, यानी ए बी इंटरेक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन ए एंड बी बी, तो पहला ही करेक्ट हो गया है ना, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वही बिल्कुल करेक्ट हो गया है 83 के लिए। ठीक है, चलो 2.5 liter of 1 molar NaOH solution is mixed with the 3 liter of another solution of NaOH that has the molarity of 0.5. Find out the molarity of the resultant solution. आपको रिजल्टेंट सॉल्यूशन का मोलैरिटी निकालना है, तो हम सबको फॉर्मूला पता है ना कैसे निकालते हैं, दैट इज पहला M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M V1 प्लस V2, ऐसे ही निकालते हैं। अब देखो पहले वाले की मोलैरिटी कितनी दे रखी है, 2.5 लीटर है, और मोलैरिटी है 1, 2.5 इंटू 1 कर दो, प्लस नेक्स्ट 3 लीटर है, इसकी मोलैरिटी कितनी दे रखी है 0.5, इज इक्वल टू नेक्स्ट वाली की मोलैरिटी निकालनी है, वॉल्यूम कितना हो जाएगा टोटल 3 और 2.5, इसको दोनों को ऐड कर दो, तो कितना हो गया मोलैरिटी, टोटल मोलैरिटी कितनी हो गई बेटा 5.5, तो ये ऐड कर दो 5.5, तो एम कितना आ गया, एम कम्स आउट टू बी 0.73 एम। सॉल्व कर लिया, बिल्कुल सिंपल है, तो ये आ गया। ठीक है, तो एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है। चलो बेटा 85 क्वेश्चन को देखते हैं। बोला है द एवरेज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ह्यूमन ब्लड इज 7.8 बार एट 27 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ एन एक्वस NaCl सॉल्यूशन दैट कुड बी इंजेक्टेड इन द ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, पूछा है कि उसका कितना होगा जो हमारे ब्लड स्ट्रीम में इंजेक्टेड किया जाए। ठीक है, तो चलो देखते हैं फटाफट क्या आंसर आना चाहिए इसका, कि एवरेज ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा इतना है। तो देखो हम सबको पता है ऑस्मोटिक प्रेशर हम कैसे निकालते हैं, तो पाई इक्वल टू CRT इंटू वेंटो फैक्टर आई लग जाता है। तो यहाँ से अगर आप सी निकालने की कोशिश करो तो क्या आ जाएगा, पाई अपॉन RT इंटू आई। नाउ पाई वैल्यू सबको पता है क्या है क्या नहीं है ना, तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ह्यूमन बॉडी यहाँ पे गिवन है वैसे पाई की वैल्यू, ये पाई वो वैल्यू मत पुट कर देना 22/7, ये पाई मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये गिवन है 7.8 राइट, इंटू 10 की पावर 5, ये तो गिवन है। आर हम सबको पता है दैट इज 8.314, आई इसके लिए 2 है बिकॉज ये कौन सा है, NaCl है, तो 2 ही होगा। और टेम्परेचर देख लो भाई, तो टेम्परेचर है 273, और उसको कैलविन में कर लो, तो कैलविन में करोगे तो कितना आएगा,
300, 273 है ना, 300। तो ये हो गया आपका 300। तो बस इसी को सॉल्व करना था, सॉल्व करने पे 0.16 मोल। तो 0.16 मोल हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 86 क्वेश्चन। दैट इज द टू एलिमेंट ए एंड बी फॉर्म कंपाउंड हैविंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला AB2 and AB4 when dissolved in the 20 gram of benzene. 1 gram AB lowers the freezing point by 2.5 Kelvin, whereas 1 gram of AB4 lowers 1.5 Kelvin. The molar depression constants are also given. You have to calculate the atomic masses, ठीक है। एटॉमिक मासेस कैलकुलेट करना है। तो ये क्वेश्चन हमने बहुत बार डिस्कस किया, ये वाला क्वेश्चन है तो ध्यान से समझना थोड़ा, ठीक है। सबसे पहले मान लो कि एटॉमिक मास ए और बी का एक्स और वाई है, ठीक है। तो एक्स और वाई क्या है, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, ठीक है, ऑफ ए एंड बी लिख देता हूँ। यानी ए और बी का जो एटॉमिक मास है वो क्या है, एक्स एंड वाई। अब देखो भाई, अगर मैं बात करूं मोलर मास, तो मोलर मास की अगर मैं बात करूं AB2 का, तो इस AB2 के अंदर क्या है, एक ए है और दो बी है, यानी 2Y, ठीक है। तो 1 ग्राम ऑफ AB2 किसके इक्वल होगा भाई, अगर उसको मोल में कन्वर्ट करना चाहूं, तो 1 ग्राम ऑफ ये इक्वल हो जाएगा मास अपॉन मोलर मास, है ना। तो वन मोलर मास कितना है, X+2Y। सिमिलर वे में अगर मैं AB4 की बात करूं बेटा, तो ये कितना हो जाएगा, X+4Y। तो इसका कितना ग्राम दे रखा है, 1 ग्राम कितना होगा, 1/X+4। हो गया कि नहीं, बिल्कुल हो गया। अब आप देखो, आपको निकालना है मोलैरिटी, मोलैलिटी सॉरी, है ना। तो मैं मोलैलिटी की बात करूं पहले AB2 के लिए, तो क्या होता है, नंबर अपॉन मास अपॉन मोलर मास। तो मास अपॉन मोलर मास तो हो गया X+2Y। इनटू क्या होता था भाई, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, बोला है क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट इन 20 ग्राम। तो 20 ग्राम और ये 1000 का 1000 का। तो यहाँ से एक बात बन जाएगी, ठीक है, यहाँ से एक बात बन गई। MAB कितना आ रहा है, ये MAB आ गया हम लोगों का 50/X+2Y, ठीक है, 50/X+2Y। अब देखो, अब यहाँ पे क्या दे रखा है हम लोगों को, ध्यान से समझना, यहीं पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि तुम लोगों को सब दिखता रहे एक साथ, ठीक है। देख, यहीं पे लिखता हूँ। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हो कि हमें फॉर्मूला पता था, ΔTF इज इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी ऑफ AB2। डन। ΔTF की वैल्यू 2.5 है, KF की वैल्यू 5 है। इंटू कर दो 50 और डिवाइड कर दो आप X+2Y से। यहाँ पे X+2Y किसके इक्वल आ गया, ये आ गया 100 के, इक्वेशन 1। इसी तरीके से एक और MAB4 के लिए कर दोगे तो सेकंड केस से भी इक्वेशन बन जाएगी, मैं सीधा लिख देता हूँ, X+4Y इज इक्वल टू 500/3। बस इक्वेशन 2, कुछ नहीं करना, इन्हीं दो इक्वेशन को सॉल्व कर देना है। एक्स में से दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो, बस यही से आ जाएगा। तो जैसे ही सॉल्व करोगे यूल गेट द वैल्यू, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, एक्स की वैल्यू आ रही है 33.33। तो 33.33 और वाई की वैल्यू जो है वो भी आ रही है 33.33। तो दोनों की वैल्यू सेम ही, 33.33, 33.33, ठीक है। तो दोनों वैल्यूज हमारी सेम। चलो क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 88 में। तो कह रहा है अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 10 gram/dl of urea having molecular mass 60 gram/mole is isotonic with the 5% solution of non-volatile solute. What is the molecular mass of this non-volatile solute? इसका molecular mass यहाँ पे हमारा क्या होगा, ठीक है। तो देखो सिंपल सी कहानी है, क्या करना है, phi 1 इज इक्वल टू phi 2, ये है आइसोटोनिक की कहानी। मतलब CRT इज इक्वल टू CR और T, तो R और T सब सेम है कंसेप्ट। तो C1 इज इक्वल टू C, और C1 C2 को कैसे लिख सकते हो, नंबर ऑफ मोल N1 इज इक्वल टू N1। वॉल्यूम से वॉल्यूम भी क्या कर दिया मैंने, कैंसिल कर दिया। अब N1 क्या हो जाएगा, मास ऑफ द सॉल्यूट, द सॉल्यूशन कंटेनिंग 10 ग्राम। पहला है मास ऑफ द सॉल्यूट 10 ग्राम, मोलर मास यूरिया यानी 10/60 इज आइसोटोनिक विद द 5%, मतलब 5 ग्राम, और इसका एम नहीं पता। तो कितना हो जाएगा, M इज इक्वल टू 5/10 इंटू 60, 5×6 = 30, तो कितना आ गया 30। एक और जीरो आएगा ना,
50 है। 30 ग्राम बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो मिस्टेक है ना, एक छोटा सा मिस्टेक दे रखा है। 5% बोला है ना, 5% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, तो 50 ग्राम, 5 ग्राम आ गया ना ये 5% का मतलब। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अच्छा ये दे रखा था 10 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, सोल्यूशन कंटेनिंग 10 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। और इसको भी किया जब हमने कन्वर्ट, 55% बोला था। तो 5% का मतलब ही क्या है, 5% का मतलब तो 5 ग्राम। ये क्वेश्चन बेटे यहाँ 50% होगा, ठीक है, क्वेश्चन में मिस्टेक है। तो 50% होगा तो ये 300 है, तो तभी आएगा। ठीक है, 50% होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 89 को देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 89 क्या कह रहा है? इक्वल masses of methane and oxygen are mixed in an empty container 25 डिग्री सेल्सियस, the fraction of the total pressure exerted by the oxygen gas। तो कितना टोटल प्रेशर एक्सर्टेड करेगा ऑक्सीजन गैस, ठीक है। तो देखो, तो अगर मैं टोटल प्रेशर की बात करूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल प्रेशर, तो P इक्वल मासेस मीथेन और ऑक्सीजन दोनों का है, तो सबसे पहले मोल्स निकाल देते हैं, ठीक है। तो मोल ऑफ मीथेन कितना हो जाएगा, दे रखा है 32 ग्राम डिवाइडेड बाई 16। तो इक्वल मासेस ऑफ मीथेन और ऑक्सीजन टेकन इन कंटेनर, द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाई दिस। तो मान लो 32 ग्राम ऑफ CH4 एंड O2 आर मिक्स, और टोटल प्रेशर को मान लिया है 50। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना। तो क्वेश्चन में यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है, वो देखो कि इक्वल मासेस है, मीथेन का भी और ऑक्सीजन का भी, जितना ऑक्सीजन है उतना मीथेन का है। दोनों को मिक्स कर दिया कंटेनर में 25 डिग्री पे, द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाई दीज टू। ठीक है, तो अगर दोनों के मास को मैं 32 मानूं, कि लाइक 32 ग्राम CH4 एंड O2 ईच आर मिक्स एंड लेट द टोटल प्रेशर बी P। ठीक है, टोटल प्रेशर को P मान लिया, तो इसका मोल कितना आ रहा है हम लोग का, 2 मोल। उसी तरीके से अगर मैं O2 का मोल निकालूं, तो दैट इज 32/32, ये कितना आ गया, दैट इज 1 मोल। अब मोल फ्रैक्शन अगर मैं CH4 की बात करूं, तो ये आ जाएगा 2/3। और मोल फ्रैक्शन अगर मैं O2 की बात करूं, तो ये आ जाएगा 1/3। राइट। नाउ अगर मैं पार्शियल प्रेशर ए निकालूं, तो उसका फॉर्मूला क्या होता था, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू में टोटल प्रेशर। ठीक है, तो यही टोटल प्रेशर निकालना है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कितना लूं, देखो, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ऑक्सीजन के लिए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन 1/3 है इंटू पी है, तो ये आंसर कितना आ गया, P/3। ठीक है, द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑक्सीजन गैस कितना हो जाएगा, P/3, यानी 1/3। तो ऑप्शन डी हमारा जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलो 19 क्वेश्चन देखो, रिलेशन बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ द गैस दैट डिसॉल्व इन अ फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट एंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस एनटी विच इज टोटल नंबर ऑफ मोल्स गिवन K2 आर हेनरी कांस्टेंट। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बताना है कि क्या यहाँ पे रिलेशन निकल के आएगा। हम सबको पता है अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, P इज इक्वल टू एक्स and this is nothing but KH, right? So P is equal to X into KH. Now for the solute, ठीक है, फॉर सोल्यूट P2 कितना हो जाएगा, X2 इंटू K2। और फिर इसको आप कैसे लिख सकते हो, X2 को N1 प्लस N2 इंटू K2। ठीक है, ये आ गया पूरा। अब देखो, अगर वो ज्यादा डाइल्यूट होता है तो इसको हम लिख सकते हैं N2 K2 अपॉन एन टोटल लिख देते हैं, पहले N1 N2 को एन टोटल लिख दिया है, ठीक है। ऑल्सो हमें पता है कि पीबी इज इक्वल टू क्या होता है, तो पीबी इज इक्वल टू क्या होता है, N2 R T। ठीक है, N2 R T। और P2 हमने ऊपर भी निकाल रखा है ये, ठीक है, यहाँ से भी हमने P2 ही निकाला है, तो यहाँ भी हम पुट कर देते हैं P2 इज इक्वल टू N R T अपॉन बी। तो P2 की वैल्यू ए बी और P2 की वैल्यू यो बी, दोनों को इक्वेट कर दो, तो कितना आ जाएगा, N2 R T अपॉन बी इज इक्वल टू N2 N T, और ये आ गया K2। तो यहाँ से V निकाल दो, तो V कम्स आउट टू बी NT इंटू RT बाई, ये आ गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया भाई, V इज इक्वल टू N2 RT बाई K2, ये। ठीक है, तो दिस ऑप्शन इज एब्सोल्युटली, ये कितना हो गया, NT RT बाई K2 ना, हाँ ये हुआ, ये नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो कर। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं एक बार, कि क्या बोल रहा है। 58.5 ग्राम of NaCl and 180 ग्राम of glucose were separately dissolved in 1000 ml of water
आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। ठीक है, तो साफ साफ क्वेश्चन है, वैसे तो है थ्योरेटिकली। तो थ्योरेटिकली अगर आप देखो तो मोलारिटी ऑफ NaCl और ग्लूकोज दोनों निकालोगे, दोनों में फर्क क्या आएगा, इसमें आ जाएगा 2, ये डिसोसिएट होगा, जबकि ग्लूकोज में 1 रहे। क्या 1 और 2? तो आई इज इक्वल टू 2 होगा NaCl के लिए, और आई इज इक्वल टू 1 होगा ग्लूकोज के लिए। तो वी कैन से दैट, क्या कह सकते हैं, कैलिब्रेशन बॉइलिंग पॉइंट जो NaCl का होगा वो ज्यादा होगा, यानी ग्लूकोज सोल्यूशन जो हाई है, नहीं NaCl सोल्यूशन जो हाई है, बिल्कुल। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलो, बोला है कंसीडर थायोनाइल एनायन RS नेगेटिव एंड एल्कोक्सी एनायन RO नेगेटिव, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो ग्रेटर द साइज ऑफ द आयन, ग्रेटर इज द टेंडेंसी टू डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड हेंस हायर इट्स न्यूक्लियोफिलिसिटी। सो द RS नेगेटिव इज द लीस्ट बेसिक, RS नेगेटिव लेस बेसिक होगा बट मोर न्यूक्लियोफिलिक देन RO। ठीक है, तो RS लीस्ट बेसिक बट मोर न्यूक्लियोफिलिक देन RO। तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 94th क्वेश्चन देख लो फटाफट, क्या बोला है, अगेन सेम क्वेश्चन है ये, जब ये एंट्रोपी का जो क्वेश्चन किया था। तो डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टीवी। अब यहाँ पे ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है 35.3 इंटू 10 की पावर 3। अब एंट्रोपी चेंज इज द ट्रांजिशन फ्रॉम वेपर टू लिक्विड, ये वेपर से लिक्विड आ रहा है, लिक्विड से वेपर नहीं जा रहा, तो नेगेटिव साइन। अब देखो टीबी कितना है यहाँ पे, तो लिख लो 80 + 273, 80 + 273, तो सॉल्व करने पे कितना आ गया, -100। तो -100 जूल केल्विन पर मोल। तो ये बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट। चलो, 95 देखो, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द टू हाफ सेल्स आर गिवन, द ई सेल फाउंड बाय द कंबाइनिंग ऑफ टू हाफ सेल्स। दोनों को कंबाइन कर दो तो ई सेल कितना आ जाएगा भाई, सिंपल सा कहानी है। तो ई सेल आ जाएगा हम लोगों का, E naught cell is nothing but it is equal to E कैथोड माइनस E एनोड। अब कैथोड जिसकी वैल्यू ज्यादा है तो 0.255, ठीक है, 0.255 माइनस माइनस 0.77 प्लस कर दो, इट कम्स आउट टू 0.52 वोल्ट। तो ये सही हो गया, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है एकदम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी फॉर द सेल रिएक्शन, आपको इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा जी हम सबको पता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू नथिंग बट -NF E0 सेल, यही होता है, -FE0 सेल। अब देखो इस रिएक्शन के लिए Zn+2 दे रखा है, एन की वैल्यू तो 2 है, ये 96,500 है। E0 सेल आप निकाल लोगे, एक दे रखा है, ये दे रखा है, कितना निकलेगा E0 सेल बताओ। E0 सेल आ जाएगा 0.80 माइनस 0.76, यानी ये आएगा 0 पॉइंट -76 ही दे रखा है ना, एक बार चेक कर लेते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए। तो ये तो रिडक्शन पोटेंशियल, अच्छा ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू है, तो ये माइनस लग जाएगा। तो इसको चेंज किया है बेटा, क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, हमें रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए था, तो चेंज किया। तो प्लस हो गया ये, तो प्लस हो गया, कितना आ गया 1.56 वोल्ट। तो यहाँ पुट कर दो 1.56, बस इसको सॉल्व करना है, यूल गेट द वैल्यू -301.08 किलो जूल। ठीक है, तो ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल सही हो गया। चलो, मूव टू क्वेश्चन नंबर 97। कैलकुलेट द करंट इन मिली एम्पियर रिक्वायर्ड टू डिपोजिट 0.195 ग्राम प्लेटिनम मेटल इन 5 आवर्स। सो दिस इज फ्रॉम द फैराडे लॉस, है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या था क्वेश्चन, दैट इज W इज इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी, एंड व्हाट दे आर आस्किंग, कैलकुलेट द करंट, यानी आई, तो आई इज इक्वल टू W अपॉन जेड इंटू टी। W कितना है 0.195 ग्राम, जेड निकालेंगे, टाइम कितना 5 आवर्स, 5 आवर्स है, ठीक है। तो 5 आवर्स को मैं कर लेता हूँ 60 × 6 2 सेकेंड में कर दिया। और जेड होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन NF, तो मॉलिक्यूलर मास कितना है, दैट इज 195 डिवाइडेड बाई NF। एन कितना होगा इसमें, प्लैटिनम बोल रहा है ना, तो प्लैटिनम के लिए तो हमारा 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोगों का 1, और एफ हो गया फैराडे कांस्टेंट, दैट इज 96,500। ठीक है, बस इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा 21.44। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो, Flash लॉ स्टेट दैट, तो Flash लॉ था जो क्या बताता था कि at infinite dilution when the dissociation is completely, each ion makes a definite contribution towards the molar conductance of the heat, जिसको हम लोग ऐसे लिखते थे
अगर मुझे NaCl का लिखना है तो मैं ऐसे लिख दूंगा लैम्डा ऑफ Na प्लस प्लस लैम्डा ऑफ Cl नेगेटिव। इस तरीके से अलग अलग भी लिख सकते थे। यानी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ईच एंड मेक अ डेफिनेट कंट्रीब्यूशन ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट व्हाटएवर द नेचर ऑफ द अदर आयंस इन द इलेक्ट्रोड। ठीक है। यानी ऑप्शन जो ए है वही हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। चलो लास्ट दो क्वेश्चन रह गए हैं, इनको देखते हैं फटाफट। द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द गैल्वेनिक सेल इज गिवन 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द रेडॉक्स रिएक्शन इज 0.59 वोल्ट। व्हाट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रेडॉक्स रिएक्शन? तो इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये पूछ रहा है कि कितना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसके लिए होगा। तो हम सबको फॉर्मूला पता है क्या, कि डेल्टा जी इज इक्वल टू -2.303 NRT NRT log KC। और डेल्टा जी को क्या होता है, -NFE0 सेट होता है। दोनों को इक्वेट करो, -2.303 NRT log KC। जो कट रहा है उसको काटो, माइनस से माइनस एन से एन, तो ये दो चीजें तो कट गई। ठीक है। अब देखो भाई, अब आपको क्या निकालना है, तो आपको log KC ही निकालना है। लॉग केसी निकाल लो, सारी वैल्यूज एक साथ रख दो। तो लॉग केसी कितना आ जाएगा, लॉग केसी कम्स आउट टू बी, ये हो जाएगा एफ और ई नॉट सेल डिवाइडेड बाई 2.303 इंटू आर, है ना। और हाँ, इंटू आर हो गया, और टी, बस सारी वैल्यूज पता है। फ्राइडे कांस्टेंट रख दो 96,500। टी नॉट सेल गिवन है 0.59 वोल्ट, 2.303 ये गिवन है, आर गिवन है 8.314, और टेम्परेचर भी गिवन है, नहीं गिवन है तो 298 केल्विन ले लेना। ठीक है। तो टेम्परेचर आप ले लेना 298 केल्विन, बस। तो इसको सॉल्व कर लो बस। तो जैसे ही सॉल्व करोगे यू गेट द वैल्यू लॉग केसी। तो इसको सॉल्व करने पे हमारा लॉग केसी कितना आया, लॉग केसी आ गया है 20। 20 लॉग 20 का लोगे आप तो आ जाएगा 10 की पावर। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। The approximate time duration in hours to electroplace 30 gram of calcium from the molten CaCl2 using a current of 5 ampere। तो हमें पता है Ca+2 दो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो Ca बनता है, यही तो है CaCl2 की इक्वेशन। यानी यहाँ पे 2f का चार्ज निकल रहा है। कितने का चार्ज निकल रहा है, 2f का। नाउ यहाँ पे हम कैसे लिख देंगे, फॉर्मूला फॉर्मूला हम सबको पता है कि Q इज इक्वल टू कितना आ गया, IT। ठीक है। तो यहाँ से फॉर्मूला लिखते हैं फटाफट। तो हम कैसे पूरा इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे अपना कि n इंटू 2f, यानी एन क्यू इज इक्वल टू आई टी हो गया, है ना। एन क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई टी। तो यहाँ से q इज इक्वल टू आई टी का फॉर्मूला लगाओ, या फिर तुम्हें ये भी पता है वेट इज इक्वल टू क्या होता है, जेड इंटू क्यू। तो W का W रहा, Z का Z रहा, Q की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, दैट इज, ये पूरा चार्ज कितना आ रहा है, 2f का आ रहा है। तो यहाँ से आपको निकालना है अप्रोक्सीमेट टाइम रिक्वायर्ड। तो आप वैल्यू पुट कर दो Q की, है ना। एक सेकेंड में यहाँ पे दोबारा इसको सॉल्व कर देता हूँ, देखो ताकि तुम्हें और इजी से समझ आए। मैं क्या कह रहा हूँ कि हम सबको पता है कि ये CaCl2 है, जैसे CaCl2 ना, CaCl2 डिकम्पोज होगा तो Ca+, तो हमें दो इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा, मतलब 2 फैरेडे का चार्ज का रिक्वायरमेंट यहाँ पे है, राइट। 2 फैरेडे का मतलब क्या हो गया, 2 × 96,000 कूलम, कितना चार्ज है। नाउ वी नो n × 2, n × 2f इज इक्वल टू आई। ठीक है। इतना चार्ज, चार्ज क्यू इज इक्वल टू आई टी होता है, तो लिख सकते हैं नाउ टी इज इक्वल टू n × 2f डिवाइडेड बाई आई। व्हाट इज n × 2f इंटू आई, तो फटाफट वैल्यू पुट करो। सो हेयर n इज व्हाट, ठीक है। n क्या हो जाएगा, तो एटॉमिक मास, मोल निकालना है। तो मास इज 30 ग्राम, और दिस इज 40 ग्राम मॉलिक्यूलर मास, राइट। दिस इज 2 एंड दिस इज 96,500, और ये 5 रख दिया हमने टाइम की जगह, करंट की जगह। विल गेट द टाइम दैट इज 8 आवर। तो 8 आवर जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है। सो दिस इज हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो आई होप सबको सही से समझ आया होगा। एंड we try to solve all important questions, almost 50 out of 49 to 48 क्वेश्चन we already discussed। तो इसको ध्यान से एक बार आप समझ लो, ठीक है। डन एवरीवन, कोई इशू नहीं है। ठीक है। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, वहां हम लोग आगे फिर आगे और डिस्कस करें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।